गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कल हमने दो तीन चीज देखी थी। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस और व्हाई इट इज एक्ट एज ब्लैंकेट। ये चीजें एक बार फिर से देख लेना, क्योंककि आगे का टॉपिक जो है वो हमारा टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, जब क्लाइमेट आप पढ़ोगे तो क्लाइमेट का सिंपली मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मेजरमेंट। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में मेन वर्ड्स जो यूज करते हैं वो हम करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन। और ये सारी चीजें अगर टेम्परेचर पढ़ना हो तो टेम्परेचर का टॉपिक हमें एटमॉस्फेयर में समझना पड़ता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो कि मेंस में साफ साफ शब्दों में लिखा है, अगर वो टर्म हमें समझनी है तो हमें ये पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में विंड किस डायरेक्शन से मूव करेगी, मॉनसून कब आता है और उससे अमाउंट ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और कहां कहां होता है। इसलिए ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, बिना इसके उस टॉपिक पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। एटमॉस्फेयर, वी ऑल नो दैट एनवलप ऑफ गैसेस, और ये एनवलप ऑफ गैसेस जो है वो अर्थ ने खुद ही इवॉल्व करी है, और अर्थ की सरफेस पे होने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारी की सारी गैसेस अर्थ के आसपास ही प्रेजेंट हैं। क्लियर। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो बेसिकली अर्थ की सरफेस से ये इतनी कुछ डिफरेंट लेयर्स में बना है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। हर एक लेयर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है अर्थ की सरफेस पर। कैसे? जैसे एक्सोस्फीयर अर्थ को डिफरेंट स्पेस से सेपरेट करती है। आइनोस्फीयर जो है वो बाहर से आने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स जो है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है। मीजोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो वो सारे मीटियोर्स को बर्न कर देता है। स्ट्रेटोस्फीयर की जब बात करते हैं तो वो ओजोन लेयर प्रेजेंट होने के कारण यूवी से हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो सारे वेदरिंग फिनोमिनास और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम अर्थ की सरफेस पे करता है। इसलिए एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी गैसेस भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मेजर है जो प्लांट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक साबित होती है। जो ऑक्सीजन जो है वो अगेन सेकंड मेजर गैस है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि रेस्पिरेशन उसके बिना नहीं हो सकता। तीसरा CO2 की बात करते हैं तो अगेन इट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। उसके अलावा दूसरा, प्लांट की अगर लाइफ के बारे में बात करेंगे तो CO2 जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है वैसे उन लोगों के लिए CO2 है। उसके बाद कुछ अदर गैसेस है जो एज सच हमारे लिए डायरेक्टली उपयोगी नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो हमारी अर्थ के सरफेस पे होने वाली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्रियाओं में हेल्प आउट करती है। क्लियर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस और ब्लैंकेट। पांचों लेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में इस वर्ड को जस्टिफाई करता है। अब एक टॉपिक स्टार्ट होता है, टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। प्लीज पे अटेंशन। इफ दिस इज अर्थ और ये रहा सन, तो सन से अर्थ की सरफेस पे हमेशा ट्रेवल करते हैं सोलार रेडिएशंस, और ये सोलार रेडिएशन जब अर्थ की सरफेस पर पहुंचते होंगे तो सरफेस उन सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और अपना टेम्परेचर क्या करती है? राइज अप। इसी टेम्परेचर को मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कूलनेस ऑफ एनीथिंग इज कंसिडर्ड एज टेम्परेचर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। हेलो हेलो। हाँ हाँ। हाँ, चले जाना। हाँ, है ना, फोन कर लेना पहले और मेरे को फोन कर देना। हम्म हम्म। हाँ तो ठीक है, चले जाना पर फोन कर लेना एक बार और मुझे भी लगा देना। ठीक। लिख लीजिए, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ
टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कूलनेस। क्लियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मोमीटर। मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट्स मेजरिंग यूनिट इज। इसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। क्लियर? ठीक है। अब जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर जो है वो हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका सिंपली मतलब है, अर्थ की सरफेस पे अगर अभी मैं इंडिया के मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, अगर मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा या उसके बाद और श्रीलंका की तरफ या और इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब मूव कर रहा हूंगा, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करते समय मेरी अर्थ की सरफेस पर टेम्परेचर समय के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। पर जब मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, इसका मतलब सिंपली ये है अपनी प्लेस से एल्टीट्यूड गेन करना। इसका मतलब ट्रोपोस्फियर से टुवर्ड्स दी स्ट्रेटोस्फियर जाना और स्ट्रेटोस्फियर से टुवर्ड्स दी मीजो, आइनो और एक्सोस्फियर। तो ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जब मैं अर्थ की सरफेस से आसमान में जाता हूं। इसमें जनरली क्वेश्चंस प्री में पुट किया जाता है कि जब हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं तो हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये रट लीजिएगा, याद रखना। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं तो हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं अगेन टेम्परेचर डिक्रीज। तो हमेशा याद रखना, ऐसा कुछ इनवर्सली एक के बाद एक रिवर्स होता चलता है। ट्रोपोस्फियर में डिक्रीजेस, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस, आइनोस्फियर में इंक्रीजेस और एक्सोस्फियर में अगेन डिक्रीजेस। ऐसा कुछ टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इतना ऊपर जाने पर इतना टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अपर एयर में होने वाले डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली कई बार इंक्रीज भी होता है, जैसा कि आइनोस्फीयर में होता है, और कई बार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी होता है, जैसा कि मीजोस्फीयर में होता है। इसीलिए मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है और आइनोस्फीयर जो है वो हॉटेस्ट लेयर है। क्लियर आउट हो गया? पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब है, इफ वी कंसिडर दिस एज अर्थ, तो ये अर्थ का इक्वेटर होगा जिसे मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड कह सकता हूं। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे मैं कैंसर कह सकता हूं, और दिस इज नॉर्थ पोल। इसका मतलब यह है इक्वेटोरियल रीजन या फिर दिस पर्टिकुलर एरिया मोर और लेस रिसीविंग सोलर रेडिएशन विथ अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैंने बोला मोर और लेस, इसका मतलब अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो रेडिएशन है इनके और अर्थ की सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल 66 डिग्री या उससे ज्यादा ही होगा। ये गारंटेड है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया इन बिटवीन ट्रॉपिक्स। देयरफॉर हमेशा यहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इस जोन को ही कहते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम हीट। क्लियर आउट हुआ? जिसे हम और दूसरी लैंग्वेज में टॉरॉइड जोन भी कहते हैं। टॉरॉइड जोन वो जोन होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यहां हमेशा सोलर रेडिएशन 90 डिग्री के एंगल या उसके आसपास इर्द गिर्द से ही गिरते हैं, उसकी वजह से हमेशा टेम्परेचर यहां क्या रहेगा? ज्यादा। तो मोर और लेस हमेशा यहां पर प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। क्लियर आउट हो गया?
जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां की एयर मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होगी। एयर मॉलिक्यूल गर्म होने के कारण सरफेस से हमेशा वो एल्टीट्यूड गेन करने की कोशिश करती है। मतलब एयर ऑलवेज मूव इन अ वर्टिकल मैनर। कैसी मूव करेगी? वर्टिकल मैनर में मूव करेगी। क्लियर आउट हो गया? इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्टिकल मैनर में मूव करने वाली एयर इक्वेटर पे होगी या कैंसर पे होगी या कैप्रिकॉर्न पे होगी? इक्वेटर पे होगी, कोई डाउट? इसका मतलब इक्वेटर पे हमेशा कुछ ना कुछ बादल मंडराते ही रहेंगे, हाँ या ना? इसका मतलब यह हो गया कि इक्वेटर पे सन से आने वाली लाइट उन बादलों की वजह से हिंडर होगी। अगर हिंडर होगी तो इक्वेटर का टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न? नहीं होगा। इसलिए हमारे दिमाग में एक डाउट हमेशा बना रहता है। हम ऐसा पढ़ते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। इसका सिंपली मतलब यही हुआ कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होना चाहिए और पोल्स पे सबसे कम। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन गेट हिंडर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड दैट ऑलवेज फाउंड एट द इक्वेटोरियल रीजन। कोई भी डाउट है क्या? क्लियर? तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टली में पोल्स की तरफ जाऊंगा टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। अगेन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाऊंगा तो टेम्परेचर क्या होगा? मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। हेडिंग डाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल आपको समझ में आ गया है? ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में, सॉरी टेम्परेचर में सिंपली लिख लीजिए चेंज इन टेम्परेचर विथ changing geographical region horizontally, with changing geographical region horizontally. Clear? Full stop. It directly depend upon किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं ये? सन। फ्रॉम सन। क्लियर? दैट्स इट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट छोटी सी सब हेडिंग इसी में है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। नंबर 1 लैटिट्यूड। क्या लैटिट्यूड अफेक्ट करेगी टेम्परेचर को? बिल्कुल करेगा, लिख लो लैटिट्यूड। उसमें सिर्फ ऐसा मेंशन कर लीजिएगा, लैटिट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीजेस। मेंशन कर लो, लैटिट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्लियर? जब कभी भी ऐसे फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप हमेशा सीक्वेंस बना के चलिएगा, क्योंकि फैक्टर्स में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो आप इमेजिन कर लेना ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ही अपने आप में फैक्टर बताएगा। जैसे हम सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन से टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं एक्सेस पढ़ते हैं। देखो टिल्टेशन ऑफ एक्सेस, तो क्या इंक्लाइंड एक्सेस अपने आप में फैक्टर होगा? हाँ होगा। कब? जब वो इंक्लाइंड एक्सेस के साथ रिवॉल्यूशन कर रहा होगा तो किसी क्षेत्र में ज्यादा गर्मी जहां पर समर सॉल्स्टाइस है, किसी क्षेत्र में कम गर्मी जहां पर विंटर सॉल्स्टाइस है। क्लियर? तो दूसरा फैक्टर लिख लीजिए यहां पर, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अगेन क्या रोटेशन के कारण भी टेम्परेचर अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। जहां पर डे वहां टेम्परेचर ज्यादा, जहां डे नहीं है वहां टेम्परेचर कम। लिख लीजिए नेक्स्ट फैक्टर रोटेशन। कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लियर?
अब इसके बाद हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, लैटिट्यूड हमने मेंशन कर लिया है। जैसे ही और आगे आते हैं तो अर्थ की सरफेस में हम डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स पढ़ते हैं, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। इसका मतलब मैं ऐसे क्षेत्र पर हूं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, पर मध्य प्रदेश में इंदौर भी है और मध्य प्रदेश में ही भोपाल भी है, और भोपाल ओशनिक बॉडी या लेक या वाटर बॉडी के किनारे है, तो भोपाल में रहने वाला टेम्परेचर उस वाटर बॉडी की वजह से क्या हो जाएगा, मॉडरेट। पॉइंट समझ रहे हो आप? मतलब वाटर बॉडी अगर पास में होगी तो टेम्परेचर अगेन अफेक्ट होगा। मतलब वाटर बॉडी लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। नेक्स्ट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। अब इसको जनरलाइज आप अपने शब्दों में कर लीजिएगा कि ज्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, कम। लेस नंबर ऑफ वाटर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, क्या ऐसा ही वेजिटेशन के साथ भी होगा? लिखो वेजिटेशन, वेजिटेशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी को मैं कुछ ऐसे समझा रहा हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो आपको इंडिया दिख रहा होगा, इंडिया का पाकिस्तान वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, बगल में अफगानिस्तान दिख गया होगा, और बगल में आपको टर्की वगैरह दिख गया, और बगल में आपको यूरोप या सहारा डेजर्ट दिख गया, तो साथ में ही बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखो क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वाटर बॉडी नहीं है। पर ऐसा ही लैंडमास में आपको साउथ में बताता हूं, देखो ऑस्ट्रेलिया, पर उसके आसपास वाटर बॉडी, तो जो डेजर्ट बहुत बड़ा होना चाहिए उसकी साइज छोटी हो गई। देखो सहारा से भी बड़ा होना चाहिए था यहां पर डेजर्ट, पर थोड़ा छोटा हो गया। और जब मैं साउथ अफ्रीका के पास आया तो आसपास से वाटर बॉडी, इसलिए नामीबियन डेजर्ट होना तो बहुत बड़ा चाहिए था, पर साइज कैसी हो गई, छोटी। क्यों? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज। तो ज्यादा वाटर बॉडीज होगी तो टेम्परेचर पे हमेशा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आएगा, किसका? समुद्र का, जिसे हम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कहते हैं। क्लियर? इसलिए नेक्स्ट इज वेजिटेशन। अब अगेन वेजिटेशन कैसे? अगर वेजिटेशन है तो एक टर्म होता है कैनोपी। क्या होता है? कैनोपी। हाँ, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई परछाई, जिसे हम पेड़ की छांव कहते हैं, तो वो पत्ते सोलर रेडिएशन को सरफेस पे हिट नहीं करने देते, इसलिए पेड़ के नीचे हमेशा टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम। क्लियर आउट हो रहा है? इसका मतलब इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन हिंड्रेंस हो गया, किससे? वेजिटेशन से। मतलब जहां वेजिटेशन ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिख लो, वेजिटेशन, वेजिटेशन। नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में फील करके देखो राजस्थान, और राजस्थान में ही देखो एक हिल स्टेशन जैसा भी है, माउंट आबू। पॉइंट समझ रहे हैं? क्यों? राजस्थान तो एक्सट्रीम हॉट है, पर उसमें ऐसा ठंडा क्षेत्र क्यों आ गया? क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई। तो ऐसी ज्योग्राफिकल एरियाज जिनमें एल्टीट्यूड इंक्रीज हो गई, तो हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अभी पढ़ा कि हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर डिक्रीज। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स चेंज होने के साथ साथ भी वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो लिख लो फिजिकल फीचर्स। क्लियर? अब ऐसे कई सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्लियर आउट हो गया? कोई डाउट है टेम्परेचर में और टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में? अब यहां पर एक टर्म आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। अब आपने देख लिया सोलर रेडिएशन था, अब एक टर्म आती है इंसोलेशन और एल्बिडो। अपने आप में 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है। इंसोलेशन का सिंपली मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ। एल्बिडो का सिंपली मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, और इन दोनों का मेजरमेंट कहलाता है बजट। अच्छा, आप बजट का मतलब समझते हैं? बजट शब्दायिक अर्थ का मतलब समझते हैं कि बजट का एग्जैक्ट शब्दायिक अर्थ क्या है? शायद आप में से गर्ल्स में से कोई जानता होगा जो, अच्छा, पर्स और वॉलेट में डिफरेंस समझते हैं आप लोग? बॉयज हमेशा यूज कर लेते हैं, भाई तेरा पर्स दियो। पर्स गर्ल्स के पास, वॉलेट बॉयज के पास। तो पर्स मेकिंग फर्स्ट यूरोपियन कंपनी है। यूरोप से ये शब्द इवॉल्व होके आया है, जिसका यूरोप में प्रोनाउंसिएशन होता था बैगेट।
एक कंपनी भी है बैगेट, जो बहुत बढ़िया से वॉलेट बनाती है अच्छे लेदर के, बैगेट, वहां से निकल के आया और उन्होंने बैगेट को हिंदी लैंग्वेज में थैला नाम दिया था, जिसमें से कुछ चीजें डालो और कुछ चीजें निकाल लो। उस चीज का सिर्फ मेजरमेंट वो रखता था कि आपने कुछ चीजें वहां पर डाल सकते हैं और कुछ चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, वहां से ये चीज निकल के आती है। बाद में हमने इन्हें अलग अलग जगहों पर यूज करते गए। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, कोई चीज आ रही है और कोई चीज जा रही है, इसलिए हमने उस वर्ड को यूज कर लिया, दैट इज बजट। इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटगोइंग ऑफ सोलर रेडिएशन इज कंसिडर्ड एज हीट बजट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन आ जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चले जाएंगे। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा होता कि सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए तो देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में चले जाएंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा ये कांस्टेंट होता है, कुछ अमाउंट में आएगा, उसका कुछ ही अमाउंट जाएगा, ताकि अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन्ड रहे। इसलिए इंसोलेशन इज अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड, और एल्बिडो मतलब अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रेडिएटेड। क्लियर? बस दो चीज याद रख लीजिएगा, एक होता है एल्बिडो मतलब सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, इंसोलेशन एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए, इंसोलेशन एंड एल्बिडो। इंसोलेशन में लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड और एब्जॉर्ब बाय अर्थ, एब्जॉर्ब बाय अर्थ। और एल्बिडो में लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फेयर। क्लियर? क्लियर? डन। अब अगेन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि सोलर इंसुलेशन जो है वो किन किन कारणों से अर्थ की सरफेस पे अफेक्टेड होंगे, मतलब सोलर रेडिएशन जो इंसुलेशन की फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे आ रहे हैं वो किन कारणों से अफेक्ट हो सकते हैं, तो अगेन वो सारे फैक्टर्स जो हमने टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग में लिखवाए वो सारे के सारे इंसुलेशन के ही हैं, क्योंकि और कुछ नहीं हो रहा है, अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। क्लियर आउट हो गया? नेक्स्ट छोटी सी सब हेडिंग डाल लो, हीट बजट। हीट बजट, इट इज द रेशियो ऑफ insulation and albedo. Insulation and albedo. And albedo. Clear? That's it. नेक्स्ट हेडिंग आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर का सिंपली मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं और एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं है, सिर्फ गैसेस हैं। ये देखो ट्रोपोस्फेयर वाला, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इन गैसेस के द्वारा लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्टिकल कॉलम क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर मैं कंसिडर कर लूं ये बेंच को एज ए अर्थ सरफेस, तो इस अर्थ सरफेस की फर्स्ट लेयर देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, आइनो और एक्सोस्फेयर। इस सरफेस पर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया का मैंने एक छोटा सा डब्बा बनाया जिसमें पूरा का पूरा एक कॉलम खड़ा कर दिया जो पांचों लेयर से मिलकर बना था। अब अगर मैं एक लेयर को छोड़ दूं, देखो मैं ट्रोपोस्फेयर को छोड़ के ऊपर आ गया, तो क्या ट्रोपोस्फेयर की गैसेस यहां पर फोर्स लगाएगी? इसका मतलब ऊपर जाने पर प्रेशर हमेशा
कम होगा। अब यहां एक डाउट क्रिएट होता है कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, या प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, और पीछे हमने देखा था कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ना कम होना चाहिए। पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का थ्योरी और वो जो दे रखा है हमारे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की सरफेस तक ही फिजिबल है। अगर सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो हमेशा ये जो कॉलम है ये क्या होता जाएगा, कम, तो हमेशा प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम। तो एज हाइट इंक्रीजेस या एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, प्रेशर ऑलवेज, क्लियर आउट हो गया। Pressure is nothing but it is the measurement of force applied by air column at the surface of earth per unit area. It can be measured with a unit Pascal, bar, mm of Hg, ऐसे करके नापा जा सकता है। इसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर। क्लियर आउट हो गया। हेडिंग डाल लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज the measurement of it is the measurement of force, it is the measurement of force applied by vertical column of air, force applied by vertical column of air, ब्रैकेट में लिखना एटमॉस्फेयर, वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट क्लोज, एट कहां पर, अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, कौन से एरिया में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसका सिंपली मतलब है अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर की गैसेस कुछ फोर्स लगा रही होगी जिसे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता हूं। जैसे ही मैं ऊपर जाना शुरू होऊंगा, जैसे ट्रोपोस्फियर से उठ के मैं स्ट्रेटोस्फियर तक चला गया, मतलब लगभग 18 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऊपर चला गया, मतलब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, तो हो सकता है एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर नाउ डिक्रीजेस। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है जिसे उसने मेंटेन किया हुआ था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीजेस। तो हो सकता है मेरे आंख से, नाक से या कान से ब्लड आना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया, उसको दबाने के लिए अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो गया, कम। इसीलिए जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। क्लियर आउट हो रहा है। अगर ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से उठा के आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर या 50 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो गारंटीड है जैसे कोई बम फटता है वैसे वो ऑब्जेक्ट बाहर निकलते ही फट जाएगा। इसीलिए एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें एक टर्म यूज किया जाता है, प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट। क्यों प्रेशराइज एयरक्राफ्ट? उनका अंदर का क्लाइमेट वैसा मेंटेन किया जाता है जैसा अर्थ के सरफेस पर ही होता है, इसीलिए उनकी खिड़कियां ओपन नहीं करने देती, क्योंकि अभी के एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर जैसा नहीं है कि बस ऐसे रस्सी फेंको नीचे खींच लिया जाए। क्लियर आउट हो गया। वो ओपन रहते थे इसलिए अर्थ की सरफेस के पास रहते थे, एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर होते हैं इसलिए पैक्ड होते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट। इसीलिए आसमान में किसी साइंटिस्ट को भेजते हैं तो सूट, स्पेस सूट पहना के भेजते हैं ताकि अंदर का बॉडी का जो प्रेशर है और बाहर सूट का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे ताकि वो जीवित रह सके। क्लियर आउट हो गया। प्रेशर समझ में आ गया। मेजरमेंट लिख लीजिए। इट इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड बैरोमीटर, named barometer. Next, its measuring unit, its measuring unit is bar, comma, bar,
कॉमा पास्कल कॉमा mm ऑफ Hg। Hg मतलब कि सिल्वर, मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, इसमें लिखो प्रेशर एट अर्थ सरफेस, प्रेशर एट अर्थ सरफेस directly depend upon the force applied by air molecule. As the force decreases, pressure decreases, and vice versa. As the force decreases, pressure decreases, and vice versa. फुल स्टॉप। नोट डाल के लिख लीजिएगा, एज हाइट ऑब्लिक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ज्यादा सही शब्द है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस pressure always decreases, because the vertical column of air decreases. The vertical column of air decreases. Clear? That's it. Next छोटी सब हेडिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ये अपने आप में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी तक कोई भी टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आया हो प्लीज टेम्परेचर और प्रेशर में, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, दो टर्म और पूछ रहा हूं प्लीज, सीजन्स और वेदर टर्म में कोई डाउट है क्या? जब मैं बात करता हूं सीजन की, तो सीजन का सिंपली मतलब होता है टेम्परेचर का या प्रेशर का या प्रिसिपिटेशन का या ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कितने समय के अंतराल में? 3 से 4 महीने के अंतराल में। और यही सब मेजरमेंट पर सिर्फ कुछ आवर्स के लिए या कुछ डेज के लिए, उसे मैं वेदर कह देता हूं। हम जब मोबाइल पे देखते हैं तो हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं, ना कि सीजनल रिपोर्ट देखते हैं। क्लियर? सीजन्स तो पर्टिकुलरली अर्थ की सरफेस पे सिर्फ 4 होते हैं, जिसमें 2 पोजीशन पर इक्विनॉक्स बनता है और 2 पोजीशन पे उन सोलस्टाइस में भी 2 पोजीशंस डिफरेंट इसलिए बताई गई है क्योंकि एक पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर रहेगा और एक पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसका सिंपली मतलब यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर मतलब प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। उसी केस में सदर्न हेमिस्फेयर में प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका मतलब विंड हाई प्रेशर से कहां आएंगी? क्लियर? इसकी वजह से एक नई विंड आगे देखने को मिलेगी जिन्हें हम मॉनसूनल विंड कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम इंडिया के अंदर पढ़ेंगे उसमें ही ये काम आएगा। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पर जा रहा हूं मैं। इक्विनॉक्स की पोजीशन किस दिन होगी? हाँ, या तो 23 सितंबर को या फिर 21 मार्च को। कौन सी पोजीशन होती है? इक्विनॉक्स। इसका मतलब सन से आने वाले सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलर होते हैं। कहां पर? इक्वेटर। इसका मतलब हाफ ऑफ द अर्थ होती है डे में
और हाफ ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली होती है किसमें? ऐसा ही रहेगा सिनेरियो। अब ध्यान देना प्लीज, ये रहा हमारा अर्थ, ये कुछ इस अर्थ पर सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल आउट हो रहे हैं। प्लीज इधर ध्यान दो, इक्वेटर पर। कहां पर फॉल आउट हो रहे हैं? इक्वेटर पर। इक्वेटर पे जैसे ही फॉल आउट हुआ तो इक्वेटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसको आप थोड़ा सा 3D में देखने की कोशिश करना। अगर मैं इसी क्लास को अर्थ का सरफेस मान लूं, जो एग्जैक्टली है भी जहां आप बैठे हैं, ये इंदौर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जो एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द ही है। देखो, उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट हो रही है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। इससे जस्ट थोड़ा सा मैं साउथ में जाऊंगा तो देखो वहां कहीं होगा इक्वेटर, उससे और थोड़ा नीचे चला गया तो वहां कहीं होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? तो इस क्लासरूम को मैंने अर्थ माना है, ये नॉर्थ पोल है, यहां बीच में कहीं इक्वेटर है और आखिरी जो दीवार है वो है साउथ पोल। कोई डाउट? अब पोजीशन कुछ इस प्रकार की है कि अर्थ की सरफेस, जिसे मैं इक्वेटर नाम दे रहा हूं, वहां पर सन से आने वाले सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल आउट हो रहे हैं, सरफेस पे गिर रहे हैं सोलर रेडिएशन। तो सरफेस पे जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? गर्म और ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे। ऊपर उड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वो एल्टीट्यूड गेन करेंगे। जमीन से कहां जाएंगे? इधर सीलिंग की तरफ। क्लियर? ये यहां पर ऐसा बना हुआ है, इसलिए आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि एयर मॉलिक्यूल राइज अप हो रहे हैं। देखो, एयर मॉलिक्यूल राइज अप हो रहे हैं ये। कोई डाउट? क्लियर? अगर यहां से एयर मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऊपर आ गए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर एयर मॉलिक्यूल का नंबर, अगर ऐसा हो गया तो फोर्स अप्लाइड बाय एयर मॉलिक्यूल के नंबर से क्या हो जाएगा इस जगह पर यूनिट? तो क्या मैं मान लूं यहां पर प्रेशर? इसका मतलब ओवरऑल लिख सकता हूं इक्वेटोरियल रीजन इज। कोई डाउट? क्लियर? अब अगेन ध्यान दो, मैंने कहा यहां से एयर मॉलिक्यूल उड़ के ऊपर गई, जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगी, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होगा? अगर उनका टेम्परेचर हर 165 मीटर पर 8 डिग्री कम हो गया, इसका मतलब वो ऊपर जाते जाते क्या होंगी? ठंडी। अगर वो ठंडी हो गई तो गारंटीड है वो डेंस होंगी। अगर वो डेंस होगी तो ग्रेविटेशनल पुल उन्हें अर्थ की सरफेस पर खींचेगा। देखो, वापस ये एयर मॉलिक्यूल यहां तक आया, उनका टेम्परेचर ठंडा हुआ तो वो डेंस हुई तो अर्थ के ग्रेविटी ने उन्हें खींचा। तो जैसे ही वो वापस अर्थ की सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, नीचे इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। देखो, इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग ही आउटगोइंग है। क्यों? क्योंकि यहां तो टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा और एयर मॉलिक्यूल जो है वो गर्म टेम्परेचर की तरफ तो जाती नहीं है, तो गारंटी है वो कहीं और चली जाएंगी। ये लो, वो कहीं और चली गई। अब आप बोल सकते हो कि सर ये कहीं और, मेरे हिसाब से यहां है, यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है, या यहीं भी तो हो सकता है। देखो, कहीं भी हो सकता है। पर थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अर्थ की सरफेस पर आने वाले इंसोलेशन कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेंगे। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी आएगी, ना बहुत ज्यादा सर्दी। इसका मतलब जो टेम्परेचर आ रहा है उसमें इतनी ही ऊर्जा है कि वो एयर मॉलिक्यूल यहां से उचक के यहां तक आ पाए। बात समझ में आई? इसलिए मैंने बनाया, मैंने ऐसा पाया कि ये एयर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंचे। तो जहां पहुंचे वहां मैंने देखा कि नंबर ऑफ एयर, अगर नंबर ऑफ एयर बढ़ेगी तो प्रेशर, तो क्या मैं मान सकता हूं ये एरिया? कोई डाउट? ऐसा ही नीचे वाले केस में भी तो हो रहा है। ये देखो, एयर मॉलिक्यूल यहां बढ़ गए तो अगेन ये रीजन। कोई डाउट? अब सिनेरियो को वापस अर्थ की सरफेस पर ले, यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब सिनेरियो को वापस यहीं पर समझो। देखो, इक्वेटर पे तो ऐसी कहानी चलती जा रही है कि एयर उड़ रही है, यानी कि वहां पर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम।
ये देखो, मान भी लो किस्मत से यहाँ पर बेंचेस खाली भी पड़ी हैं, तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल कम, दोनों तरफ लोग बैठे हैं, यानी कि यहाँ एयर मॉलिक्यूल ज्यादा। अब कोई और एक व्यक्ति यहाँ पर आके बैठने की कोशिश करेगा तो गारंटीड है ये एयर मॉलिक्यूल बोलेंगे भाई साहब या तो मैं आगे चला जाता हूं या फिर पीछे। क्या ये खुद उड़ सकता है? क्या नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल तो ठंडा है और ठंडी चीज हमेशा अर्थ की सरफेस के पास ही रहेगी। तो ये एयर मॉलिक्यूल अब हॉरिजॉन्टल मोशन करना शुरू कर देगा, या तो अगेन टुवर्ड्स इक्वेटर या इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा आगे। प्लीज ध्यान दो, ये देखो, कोई डाउट? ऐसा ही मैंने बताया, ऐसा ही एग्जैक्टली होगा भी। एयर मॉलिक्यूल सरफेस को पकड़ के या तो इक्वेटर की तरफ आएगा या उससे और ऊपर जाएगा। अगर वो इक्वेटर की तरफ आया तो यहां तो सन से आने वाले सोलर रेडिएशन फिर उसे गर्म कर देंगे, फिर ये उड़ता चला जाएगा। यानी कि यहां पर एक साइकिल बन गई। देखो, क्लियर? इस साइकिल को हम नाम दे देते हैं सेल। ये बताया था हेडली नामक साहब ने, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया हेडलीज सेल। हेडली सेल कहता है कि एयर मॉलिक्यूल राइजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल बेल्ट, डिसेंड ओवर ट्रॉपिक्स, अगेन मर्जेस टुवर्ड्स इक्वेटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एट इक्वेटर, दे अगेन राइज अप एंड मूव इन अ सर्कुलर मैनर। कोई डाउट? क्लियर हुआ यहां तक? पर जैसे ही ये एयर मॉलिक्यूल ऊपर गया, यहां तो सन के सोलर रेडिएशन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब ये अर्थ की सरफेस से टकरा टकरा के चल रहा होगा तो इसके डायनेमिक मोशन और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, उसके कारण ये एयर मॉलिक्यूल फिर गर्म होगा। फिर गर्म होगा तो वापस ये हवा में उड़ जाएगा। देखो, अगेन क्रिएटिंग लो प्रेशर, अगेन क्रिएटिंग, क्लियर? फिर से अगेन एयर मॉलिक्यूल या तो अगेन डिसेंड हो जाएगा ट्रॉपिक्स पे या फिर डिसेंड होगा पोल्स पे। अब वो एयर मॉलिक्यूल फिर से आपको लगेगा कि यहां नंबर ऑफ एयर बढ़ गए तो वापस आ जाएगा इधर या फिर, क्लियर? अगर इस डायरेक्शन में आता है तो सिनेरियो अगेन कुछ ऐसा ही है। देखो, ये देखो, एयर मॉलिक्यूल यहां तक आने के बाद फ्रिक्शन फिर बड़ा होगा, फिर राइज अप, तो ये राइज अप होके यहां पर राइज अप हुआ, अगेन डिसेंड होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर आउट हुआ? या अगेन डिसेंड होगा कहां पर? ट्रॉपिक्स पर। ट्रॉपिक्स पे जैसे ही पहुंचेगा फिर से ये मूव करेगा ऐसे या टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर पे अगेन ये राइज अप हो रहा है। कहानी समझ में आई? क्लियर आउट हुआ? तो इसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। 3 प्रेशर बेल्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 3 प्रेशर बेल्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ इक्वेटर। देयरफॉर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 7 प्रेशर बेल्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन विच इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट इज लो, tropical pressure belts are high, subpolar pressure belts are again low, while polar pressure are high. क्लियर आउट हो गया? क्लियर? फिर से डायग्राम बना रहा हूं, एक बार देख लेना, जिससे विंड सिस्टम अब स्टार्ट करेंगे वो समझ में आ जाएगा। ये हमारा अर्थ जिसपे, अरे क्या हो रहा है? अर्थ, अर्थ पर सोलर रेडिएशन गिर रहे हैं, उस वजह से सोलर रेडिएशन से एयर मॉलिक्यूल गर्म हुए और राइज अप डिसेंड हो रहे हैं दोनों ट्रॉपिक्स के आसपास। जैसे ही वो ट्रॉपिक्स के पास में पहुंचते हैं वो अगेन इक्वेटर की तरफ भी जा सकते हैं या हायर लैटिट्यूड्स पर जा सकते हैं। जब वो हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो अगेन गर्म होते हैं और राइज करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो पोल्स पर गिर सकते हैं या फिर अगेन आ सकते हैं कहां पर? ट्रॉपिकल एरियाज में। तो ऐसे करके कुछ प्रेशर बेल्ट बन रही है, देखना, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पूरी अर्थ की सरफेस पे 7 प्रेशर बेल्ट हैं।
तीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वही तीन सदर्न हेमिस्फीयर में, और एक इक्वेटर अलग से। इसलिए कुछ बुक्स में 1+3 प्रेशर बेल्ट भी कहा जा सकता है, या फिर 1+6 प्रेशर बेल्ट भी कहा जा सकता है, जिसमें इक्वेटर ऑलवेज लो, ट्रॉपिक्स ऑलवेज हाई, सब पोलार ऑलवेज लो और पोलार ऑलवेज हाई। क्लियर? हेडिंग डाल लीजिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, और ये डायग्राम बना लीजिएगा ऐसा कुछ। कॉरियोलिस फोर्स पता है आपको क्या होता है? क्या है कॉरियोलिस फोर्स? अर्थ की सरफेस पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर रोटेशन के कारण राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड कॉरियोलिस फोर्स। ये फेरेल्स नामक व्यक्ति ने बताया था, इसलिए इसे फेरेल्स का लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? कोई भी मूविंग पार्टिकल दो होते हैं, इसलिए सिर्फ दो ही जगह पर कॉरियोलिस फोर्स लगता है। एक होती है एयर, दूसरा होता है वाटर बॉडी। तो हमेशा एयर और वाटर बॉडी की डायरेक्शंस जो है वो चेंज होती है विथ कॉरियोलिस फोर्स। क्लियर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये फोर्स हमेशा राइट हैंड साइड होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये फोर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसका मतलब जो कोई भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट कर रहा होगा वो ऑलवेज डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी मूवमेंट कर रहा होगा वो डिफ्लेक्ट होगा ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? क्लियर? अब हमेशा हाई प्रेशर से चीजें मूव करती हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अगर मैंने हाई और लो का डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस हाई के साथ साथ विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, हाई से लो की तरफ ही मूवमेंट हमेशा होगा। ये मैंने एरोस से बता दिया। देखो, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल हमेशा हाई से कैसा होना चाहिए? लो ही होगा। ये मैंने बता भी दिया यहां पर कॉरियोलिस फोर्स जो है हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट लगता है, और हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट लगता है। लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करेंगे? मूविंग मॉलिक्यूल की डायरेक्शन के हिसाब से। मूविंग मॉलिक्यूल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसका राइट ये होगा, अगर मूविंग एयर मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है तो राइट ये हो जाएगा। क्लियर? अगर मूवमेंट ऐसा है तो राइट ये होगा, अगर बैकवर्ड मूवमेंट है तो राइट ये होगा। यानी कि मूविंग डायरेक्शन के हिसाब से आप राइट और लेफ्ट बताएंगे। ठीक है? अगर ये मूवमेंट है एयर मॉलिक्यूल का तो पहले थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, फिर दोनों डायग्राम आप बना लेना। इधर ध्यान दीजिएगा। अगर यही मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल है तो गारंटेड है इस एयर मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड। आप लोग मुझे बताइए, नंबर 1 राइट है या नंबर 2? इस मूविंग एयर मॉलिक्यूल का सेकंड नंबर राइट हैंड साइड है या 1 नंबर राइट हैंड साइड है?
अपने आप को इमेजिन कर लो वहां पर खड़े और आप चलना शुरू करोगे तो आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे जाएगा। देखो डिफ्लेक्शन हो गया टुवर्ड्स इट्स राइट, कोई डाउट? क्या मैं मान सकता हूं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि ईस्ट से चीजें वेस्ट की तरफ आ रही हैं? इसका मतलब इस क्षेत्र में चलने वाली हवाओं की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो सकती है, इसीलिए इन हवाओं को ईस्टर्लीज कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? नीचे भी देखो, ये देखो मूवमेंट, कॉरिलिस फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट। बताओ नंबर 1 लेफ्ट है या नंबर 2? ऐसे चलना शुरू करो, नंबर 1 लेफ्ट है या नंबर 2? नंबर 1 ही तो है। ये देखो, ये हो गया डिफ्लेक्शन, यानी कि इस क्षेत्र में भी हवाएं कहां से चलेंगी? ईस्ट से वेस्ट। कहा भी जाता है, देखो ट्रॉपिक्स के बीच वाले एरियाज पे हमेशा ईस्टर्लीज चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्को डिगामा साहब को देखो, कोलंबस को देख लो, जितने भी, और निकोल डी कॉन्टी को देख लो, सब इसी क्षेत्र में अपनी नाव में वो तिरपाल लगा लगा के हवा की दिशा में चलना शुरू कर देते, इसलिए कह देते हैं कि इन समुद्री रास्तों से प्रिवेलिंग विंड के कारण ट्रेड होता था, इसलिए इनका नाम हो गया ट्रेड विंड। क्लियर आउट हो गया? ठीक है। ऐसा ही ऊपर की डायरेक्शन, अब आप डिफ्लेक्शन नंबर 1 की तरफ करेंगे या नंबर 2? यहां पर 1 या 2? 1 या 2? 1 राइट हैंड साइड, तो वेस्ट से चल गए ईस्ट की तरफ, इस क्षेत्र में हो गई वेस्टर्लीज। अगेन यहां पर देखेंगे 1 वाली साइड या 2 वाली साइड? लेफ्ट हैंड साइड होगा। 1 या 2? लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 दिखाई तो दे रहा है, ये हो गया वेस्टर्लीज। तो एरियाज जो ट्रॉपिक्स से सर्कल के बीच में वहां हमेशा वेस्टर्ली चलती है। देखो एरियाज ट्रॉपिक्स और सर्कल के बीच में वहां हमेशा वेस्टर्ली चलेगी। कोई डाउट? क्लियर? ऊपर ये एयर मॉलिक्यूल को मूव करवा रहे हैं। हाँ, ये जो ब्लू, ये वाले, ये जो ब्लू एयर मॉलिक्यूल, ये जो एरोज हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं एयर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये एयर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, और ये एयर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है कॉरियलिस फोर्स के कारण, और ये लेफ्टवर्ड लगता है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो यहां पर मैंने एयर मॉलिक्यूल को पकड़ा, देखो इधर इस डायरेक्शन में चल के आ रहा है, तो उस पर लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा, इसलिए वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बना लो एक बार दोनों डायग्राम। ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज बना लीजिए डायग्राम्स फटाफट। बाकी कल डिस्कस